हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, मतलब मध्यवर्ती, जो कि किसी भी रिएक्शंस के दौरान बनते हैं और जो कि काफ़ी रिएक्टिव या क्रियाशील होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन मुक्त मूलक यानी कार्बन फ्री रेडिकल की। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि समान स्विकंडन के दौरान कार्बन मुक्त मूलक बनते हैं। ये इन पर कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन इन पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो हम स्टार्टिंग से अगर बात करें लैंग्वेज में, तो सहसंयोजी बंध के समान स्विकंडन पर बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म से प्रत्येक परमाणु अपने साथ एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ले जाता है और आवेश रहित स्पीशीज प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार के परमाणु या परमाणु के समूह को जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है अथवा विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं मुक्त मूलक कहते हैं। जैसा कि हमें पता था, समान स्विकंडन होगा, दोनों तरफ समान इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे एक एक, और हमेशा विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन रहते हैं इनके पास, और इसीलिए इनको मुक्त मूलक कहते हैं। और मुक्त मूलक काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। जैसे क्लोरीन अणु से निम्न प्रकार क्लोरीन मुक्त मूलक प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे ये क्लोरीन का परमाणु है Cl और ये Cl है, इसका समान स्विकंडन हो गया। जब हम इसको कितनी एनर्जी दे रहे हैं 242 किलो जूल, तो एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया इस Cl के पास और एक इलेक्ट्रॉन चला गया इस Cl के पास। तो इससे कितना, दोनों के पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज क्या कहलाती है? मुक्त मूलक कहलाती है। इस प्रकार के विखंडन के फलस्वरूप प्राप्त मुक्त मूलक अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयरिंग को चाहेगा, और ये काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, काफ़ी क्रियाशील होते हैं। जो अधिक सांद्रता वाले दूसरे यौगिक के संगठक यानी टक्कर करके नए बंध बनाकर अपनी ऊर्जा को संकलित कर देते हैं। हमेशा इसमें चेन रिएक्शंस पाई जाती है। जो फ्री रेडिकल्स की रिएक्शंस होती है वो चेन रिएक्शन या श्रृंखला में होती है। देखो, मेथेन व क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया में क्लोरीन मुक्त मूलक मेथेन अणु से जिनकी सांद्रता अधिक है क्रिया करके मेथिल मुक्त मूलक बनाता है। तो क्लोरीन मुक्त मूलक से क्या बन गया? मेथिल मुक्त मूलक। अब मेथिल मुक्त मूलक एक कार्बन मुक्त मूलक है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कार्बन पर उपस्थित है। सिंपल सी बात है, ये CH3 है मेथिल, और उस पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? मेथिल मुक्त मूलक। तो सबसे पहले मेथेन से क्लोरीन ने रिएक्शन की, ये CH4 पहले, और ये क्लोरीन का क्या बन गया? ये क्लोरीन का ये जो अपना रेडिकल है, इसने यहाँ इसका एक H ले लिया, तो HCl बन जाएगा, और यहाँ पे क्लोरीन CH3 मुक्त मूलक बन जाएगा। फिर मेथिल मुक्त मूलक एक कार्बन मुक्त मूलक है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कार्बन पर उपस्थित है। यह मेथिल मुक्त मूलक क्लोरीन अणु से क्रिया करके मेथिल क्लोराइड बना लेता है। तो CH3 मुक्त मूलक प्लस एक और जो Cl का जो मुक्त मूलक है, आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे? CH3Cl मेथिल क्लोराइड बना लेता है, तथा क्लोरीन मुक्त मूलक मुक्त हो जाता है। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया एक सतत श्रृंखला के रूप में चल जाती है। तो CH3 रेडिकल किस पे रिएक्शन करेगा? Cl2 से, तो CH3Cl बना देगा और एक Cl रेडिकल मुक्त हो जाएगा। इस तरीके से एक कंटिन्यूस चेन बन जाती है, चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। देखिए आपस सबसे पहले क्या हुआ? Cl बॉन्ड ब्रेक होकर Cl रेडिकल बना, Cl रेडिकल ने CH3 रेडिकल बनाया। अब CH3 रेडिकल Cl2 से रिएक्शन करके क्या बनाता है? CH3Cl, और वापस Cl रेडिकल फ्री हो जाता है। इस प्रकार ये कंटिन्यूस चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। अतः वे स्पीसीज जिनमें कार्बन परमाणु पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा सहसंयोजी बंध के समान स्विकंडन से बनती है, कार्बन मुक्त मूलक कहलाती है। हमने पहले बात कर ही ली है। अब चूंकि इनका स्थायित्व किस तरीके से निर्धारित होगा वो देखते हैं। तृतीय मुक्त मूलक सबसे ज़्यादा स्थायी होगा, फिर द्वितीय, फिर प्राथमिक, और फिर मैथिल मुक्त मूलक। इसका जो हाइपर कॉन्जुगेशन है उसके द्वारा इसका हम बता सकते हैं, इसका स्थायित्व बता सकते हैं। क्योंकि जब ये टर्सरी मुक्त मूलक होता है तो इससे 3 CH3 समूह जुड़े होते हैं। तो इस कंडीशन पे इसमें कितनी अनुनाद संरचना बनेगी? 3 इसकी, 3 इसकी, 3 इसकी और एक ही, तो टोटल 10 अनुनाद संरचना बनाएगी। ये 10 संरचनाओं के द्वारा इस स्थायित्व को प्राप्त करेगा टर्सरी मुक्त मूलक। और इसी तरीके से द्वितीयक मुक्त मूलक में कितना CH3 जुड़ा होता है? एक CH3 CH और एक CH3, दो CH3 समूह जुड़े होते हैं। तो 3 3 6 और एक ये संरचना 7 संरचनाओं के द्वारा ये स्थायित्व को प्राप्त करेगी। और इसी तरीके से
प्राथमिक कितने, 3 + 1 4, 4 के द्वारा। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा इनके स्थायित्व को देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। असंतृप्त यौगिकों से प्राप्त मुक्त मूलक सर्वाधिक स्थायी होते हैं, टर्सरी मुक्त मूलक से भी। इन मुक्त मूलकों के स्थायित्व के कारण इनमें अनुनाद तथा इलेक्ट्रॉनों का अस्थानीकरण या डीलोकलाइजेशन होता है। बेंजील मुक्त मूलक और एलिल मुक्त मूलक अनुनाद के द्वारा आसानी से स्थायी हो जाते हैं। यह बेंजील और एलिल मुक्त मूलक काफ़ी क्रियाशील है, परंतु एल्किल मुक्त मूलक की अपेक्षा अस्थानीकरण के कारण अधिक स्थायी होते हैं। तो बेंजीन मुक्त मूलक एलिल मुक्त मूलक से ज़्यादा स्थायी होता है, क्योंकि उसमें अनुनाद संरचना ज़्यादा पाई जाती है एलिल मुक्त मूलक की कंपेरेटिवली। आगे बात करते हैं एलिल मुक्त मूलक की कक्षीय संरचना। तो देखिए, एलिल मुक्त मूलक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन परमाणु की sp2 संरचना, sp2 संकृत अवस्था होती है। ये कार्बन है, इससे तीन सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए हैं। ये एक sp और 2 sp2, और एक जो असंकृत pz कक्षक है उसमें क्या है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जो कि ऊपर की तरफ है, ये वाला। ये क्या हो जाएगा, ये pz कक्षक हो जाएगा जो उस तल के लंबवत होता है, और इसकी ये क्या होता है, प्लेनर होता है, क्योंकि sp2 संकृत कक्षक अन्य परमाणु से 3 सिग्मा बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं। जो ये sp2 तीन संकृत कक्षक है वो 3 अन्य परमाणु से सिग्मा बंध बनाने काम में आ रहे हैं, और असंकृत pz कक्षक जो इस तल के लंबवत होता है में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। अब इनका स्थायित्व किस तरीके से समझाया जा सकता है वो देखिए। मुक्त मूलक के स्थायित्व क्रम को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के अतिसंयुग्मन या हाइपर कंजुगेशन द्वारा अस्थानीकरण के आधार पर समझाया जा सकता है। अतिसंयुग्मन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला pz कक्षक, ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला जो pz कक्षक है, एल्किल समूह के सिग्मा कक्षक के साथ अतिव्यापन करके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कर देता है। जो इसके जो सिग्मा बंध से जो एल्किल समूह जुड़ा हुआ है उसके जो pz कक्षक होता है उसके एल्किल समूह के सिग्मा कक्षक के साथ अभिव्यापन करेगा। ये अतिव्यापन कर रहे हैं आपस में दूसरे एल्किल समूह के संकृत कक्षक के साथ, और ये अपने सिंगल या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है, डीलोकलाइजेशन कर देता है, और इस कारण इसमें स्थायित्व आ जाता है। तृतीय मुक्त मूलक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन परमाणु पे 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, अभी हमने पहले देखा ही है। अतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का अतिसंयुग्मन द्वारा अधिकतम अस्थानीकरण होता है, इसलिए तृतीय मुक्त मूलक क्या होता है, सबसे ज्यादा स्थायी होता है। ये हमने बात कर ही ली थी। अब हम बात करते हैं जो ये होते हैं असंतृप्त मुक्त मूलक की। यहाँ देखिए, यहाँ दो अनुनादी संरचनाएं होती है, इसकी वजह से एलिल मुक्त मूलक होता है, इनका स्थायित्व पी पाई संयुग्मन के कारण होता है, और ये किससे ज्यादा स्थायित्व है, ये ज्यादा स्थायित्व है एलिलिक मुक्त मूलक से। जो एल्किल मुक्त मूलक होता है उसके कंपेयर में एलिलिक मुक्त मूलक ज्यादा स्थायी होता है। और जो बेंजिलिक मुक्त मूलक हो गया उसमें कितनी अनुनाद संरचनाएं बन रही है, देखिए आप 1 2 3 4 5, 3 2 5 और एक जो 5 संरचना है। तो ये इससे भी ज्यादा अनुनाद संरचना बेंजिलिक मुक्त मूलक की बन रही है, इसलिए बेंजिलिक मुक्त मूलक एलिलिक मुक्त मूलक से भी ज्यादा स्थायी होता है। तो इस तरीके से देखिए, एलिलिक मुक्त मूलक की अपेक्षा बेंजिलिक मुक्त मूलक की अनुनाद संरचनाएं अधिक है, अतः यह अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होता है। बेंजिलिक मुक्त मूलक में CH2 पर फेनिल समूह की संख्या बढ़ने पर उनका स्थायित्व बढ़ता जाता है। अब यहाँ पे तो एक फेनिल समूह है, यदि दोनों हाइड्रोजन को 2 बेंजीन रिंग के द्वारा या फेनिल रिंग के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो इसके ये और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो सब यहाँ पे स्टेबल का क्रम जो दे रखा है फ्री रेडिकल्स के लिए वो ये रहा। यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 फेनिल रिंग जुड़ी हुई है, यहाँ 2 फेनिल रिंग जुड़ी हुई है, और यहाँ 1 फेनिल रिंग जुड़ी हुई है, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्थायित्व है। उसके बाद ये, और इसके बाद ये, उसके बाद एलिलिक, उसके बाद टर्सरी, फिर ये हो गया द्वितीयक, ये प्राथमिक, और ये मेथिल। इस तरीके से हमने मुक्त मूलक की स्थायित्व का क्रम देखा। अब हम बात करेंगे कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन के बारे में। जैसा कि कार्बोकेटायन किससे बनेगा, विषमांस विखंडन से बनेगा, आयनिक स्पीशीज बनेगी,
इस विषमांश विखंडन से बनेगा और आयनिक स्पीसीज बनेगी। एक तो बनेगी धनावेश और एक बनेगा ऋणावेश। तो जिस कार्बन पर धनावेश आता है वो कहलाता है कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन। जब किसी यौगिक में संयोजक बंध के विषमांश विखंडन से प्राप्त अस्थायी मध्यवर्ती स्पीसीज में कार्बन परमाणु धनावेशित होता है, उस स्पीसीज को कार्बोनियम आयन कहते हैं। यह मध्यवर्ती स्पीसीज क्रियाशील होती है, बिल्कुल होती है, इंटरमीडिएट्स हमेशा क्रियाशील होते हैं। धनावेशित कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में होता है, जिसमें तो तीन जो संकृत कक्षक होते हैं वो 3 सिग्मा बनाता है और एक वेकेंट पीजेड कक्षक होता है इसके अंदर। और इसकी जो आकृति या संरचना होती है वो क्या होती है, प्लेनर या समतलीय त्रिभुज होती है। इसकी संरचना होती है, बिल्कुल प्लेनर होता है और इसके लंबवत एक पीजेड कक्षक होता है जो कि रिक्त होता है और इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे किसी भी यौगिक में जिसकी संरचना इस बात की अनुमति नहीं देती कि मध्यवर्ती स्थिति में समतलीय संरचना बने, तो कार्बोनियम आयन का बनना संभव नहीं होता है। तो कार्बोनियम आयन चूंकि समतलीय संरचना वाला होता है, इसलिए ये तभी बनेगा जब समतलीय संरचना बन सकती हो। कार्बोनियम आयन को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बोनियम आयन। यदि धनावेश क्रमशः प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय कार्बन परमाणुओं पर होते हैं। तो कार्बोनियम आयन के अब हम या कार्बोकेटायन की कक्षीय संरचना के बारे में बात करेंगे। तो कार्बोनियम आयन में धनावेशित कार्बन परमाणु की sp2 संकृत अवस्था होती है। सी परमाणु अन्य परमाणु से 3 sp2 संकृत कक्षकों द्वारा एक ही तल में 3 सिग्मा बंध बनाता है और असंकृत खाली कक्षक पीजेड कक्षक इस तल के लंबवत होता है। जैसे हमने पहले बात ही की थी, अभी हम डायग्राम के द्वारा देख लेते हैं। यहाँ देखिए आप, ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें क्या हो रहा है, ये जो 3 sp2 कक्षक होते हैं वो एक ही प्लेन में 3 सिग्मा बंध बना रहे हैं 3 समूह से, और एक वेकेंट पीजेड कक्षक होता है जो इस तल के लंबवत होता है, जो कि वेकेंट होता है। इसलिए इसमें क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्बोनियम आयन के स्थायित्व की, जिसको किस किस के द्वारा समझाया जा सकता है, इंडक्शन इफेक्ट के द्वारा, हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा और कॉन्जुगेशन के द्वारा और विलायकीकरण प्रभाव के द्वारा इसको समझाया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो देखिए पहले एल्किल कार्बोनियम आयनों के स्थायित्व की व्याख्या धनावेशित कार्बन पर उपस्थित एल्किल समूहों के प्लस आई प्रभाव और अतिसंयोजन के द्वारा निर्धारित करते हैं। हमें पता है प्लस आई प्रभाव और हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस आई प्रभाव के कारण तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर धकेलते हैं और यह इस पर खुद पॉजिटिव चार्ज है। तो जितना ज़्यादा प्लस आई प्रभाव दिखाने वाले ग्रुप जुड़े होंगे उस कार्बन पे जो कि पॉजिटिव है, उतना ही ज़्यादा उसका स्थायित्व होगा। इसलिए टर्सरी कार्बन पे 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो उनका प्लस आई प्रभाव ज़्यादा है सेकेंडरी के कंपेयर में, और सेकेंडरी का ज़्यादा है प्राइमरी के कंपेयर में। इस तरीके से तो हमने जो प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा देख लिया। अब हाइपर कंजुगेशन की हम बात करते हैं, तो हाइपर कंजुगेशन या अति संयुग्मन में कितने एल्किल समूह जुड़े होते हैं, टर्सरी पे 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं। एक एल्किल समूह पे 3 हाइड्रोजन होते हैं, तो 3 एल्किल समूह पे 9 हाइड्रोजन। तो 9 हाइड्रोजन के द्वारा तो इस तरीके से स्थायित्व करेगा, और एक खुद की संरचना इस तरीके से 10 संरचना प्राप्त होती टर्सरी कार्बोकेटायन की हाइपर कंजुगेशन के द्वारा। इसलिए वो सबसे ज़्यादा स्थायित्व होता है। उसके बाद सेकेंडरी, वहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, वहाँ पे 6 हाइड्रोजन होते हैं एल्किल समूह के। और जो प्राइमरी की बात करते हैं तो वहाँ पे 3 हाइड्रोजन होते हैं एल्किल समूह के। इस तरीके से हाइपर कंजुगेशन और प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा हमने देखा कि टर्सरी सबसे ज़्यादा स्थायित्व होगा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी और उसके बाद मेथिल। आगे बात करें हम, तो एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकेटायन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर तो देखिए एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकेटायन की बात करें तो यहाँ पर तो 2 अनुनाद संरचना पाई जा रही है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो ये कॉन्जुगेशन के कारण बेंजाइलिक कार्बोकेटायन ज़्यादा स्थायी होता है कंपेरेटिवली एलाइलिक कार्बोकेटायन के, क्योंकि यहाँ पर जो बेंजाइलिक कार्बोकेटायन में पी पाई संयुग्मन के कारण होता है। बेंजिल धनायन विभिन्न अनुनाद संरचना प्रगति कर सकते हैं। तो ये देख लो, ये इस तरीके से संरचनाएं प्राप्त होती है। इस तरीके से हमने देखा कि बेंजाइलिक कार्बोकेटायन
एलाइलिक कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्थायित्व प्राप्त करता है। और जो एलाइलिक कार्बोकेटायन होता है वो लगभग सेम समकक्ष स्थायी होता है टर्सरी कार्बोकेटायन के, क्योंकि वहाँ हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होता है और यहाँ पे रेजोनेंस या अनुनाद ज़्यादा होता है। या हम बात करें कॉन्जुगेशन की तो कॉन्जुगेशन होता है। तो इस तरीके से ये कार्बोकेटायन के स्थायित्व का क्रम होता है। अब देखिए, धनावेशित कार्बन परमाणु पर प्लस आई प्रभाव पड़ने पर कार्बोकेटायन का स्थायित्व बढ़ेगा, माइनस आई प्रभाव पड़ने पर स्थायित्व घटेगा। और आवेश का संयुग्मन द्वारा अस्थानीकरण बढ़ने पे कार्बोधनायन का स्थायित्व बढ़ेगा। ये हमने चीज़ें बात ही कर ली। डेमजो पुनर्विन्यास क्या है? डेमजो पुनर्विन्यास एक कार्बोकेटायन बनाने का विधि है जिसमें एमीन की नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, डीएमिनेशन या विएमिनीकरण होता है, कार्बोकेटायन बनता है। यहाँ पे ये जो एसिड है उसकी रिएक्शन करवाया हमने एमीन के साथ, तो अनस्टो निकल जाएगा, अमोनिया ये निकल जाएगा और यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा। अब ये कार्बोकेटायन से यहाँ रीअरेंज होकर क्या बनेगा? मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। इसकी रिएक्शंस करवा देते हैं H2 के साथ, तो हमें आइसोप्रोपाइल ऑल्किल बन जाते हैं। इस तरीके से ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने की एक विधि है डेमजोनेव रीअरेंजमेंट रिएक्शन। आगे हम बात करते हैं तो कार्बेनाइन की। यह भी विषमांत विखंडन से बनेगी, विषमांत विखंडन से बनेगी और नेगेटिव चार्ज रखती है। ऋणावेशित कार्बन sp3 संकरित अवस्था में होता है और इसी वजह से इसकी पिरामिड या अमोनिया जैसी संरचना होती है। तो तीन तो sp3 कक्षक नीचे होते हैं जो कि सिग्मा बंध बनाते हैं, और जो इनके ऊपर की तरफ जो कक्षक होता है pz, उसके अंदर क्या पड़ा रहेगा? लोन पेयर पड़ा रहेगा, जिसकी वजह से इसकी नेगेटिव चार्ज होता है और पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। अब यहाँ पर जो कार्बोकेटायन कार्बोकेटायन का जो स्थायित्व बढ़ाता है वो यहाँ उसका स्थायित्व घटाएगा। तो जस्ट रिवर्स इसकी क्या हो जाएगी? स्थायित्व का क्रम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो टर्सरी कार्बेनाइन होगा वहाँ पर 3 CH3 समूह जुड़े होंगे और वो कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं? प्लस आई, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से अपने से दूर धकेलते हैं और पहले से ही उसी पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशन पे उसकी क्या हो जाएगी? रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी और स्थायित्व कम हो जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है और टर्सरी कार्बेनाइन सबसे कम स्टेबल होता है। आगे हम बात करें उसी तरीके से, ये देखिए एलाइलिक रेनाइन की बात करें हमने इसकी, तो यहाँ पर तो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल और कॉन्जुगेशन के द्वारा स्टेबल, और यहाँ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसके द्वारा ये स्टेबल हो जाते हैं। तो अनुनाद के कारण तो हर एक स्ट्रक्चर क्या हो रही है? स्टेबल हो रही है, चाहे से वो मुक्त मूलक हो, चाहे से वो कार्बोकेटायन हो या कार्बेनाइन हो, उसके द्वारा सबसे ज़्यादा ये स्टेबल होते हैं। ये इसकी कक्षीय संरचना की बात कर लेते हैं तो 3 sp3 कक्षक नीचे की तरफ है जो कि सिग्मा बंध बना रहे हैं, और जो वैकेंट pz कक्षक है जो pz कक्षक है वो इनके ऊपर है और उनमें क्या है? एक लोन पेयर पड़ा है। इसकी वजह से इसकी कौन सी स्ट्रक्चर हो जाती है? इसी वजह से इनकी पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाती है। इस तरीके से हमने आज कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल के बारे में बात करी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।